Probably one of the most difficult questions almost all the students face is which subject to choose after 10th or 12th. Also, which college to choose after completing school education. So today, I have here someone with me who is highly experienced in this field. He is motivational speaker, career counselor and corporate trainer. He is going to guide you today on your journey from classroom to corporate. So whether you're a student or parent, do watch this video till the end. My name is Trilekha and you're watching Lot to Learn. So today I have here with me Mr. Rahul Pathak, who works as a professor in Shri Ram Group, Jabalpur. He has got around 21 years of experience in corporate as well as academic field. So Rahul sir, welcome to my channel Lot to Learn. Thank you very much ma'am, and a very warm good evening to the viewers of Lot to Learn. Thank you sir. तो सर आज मैं आपके एक्सपीरियंस को अपने चैनल पे पूरा यूटिलाइज करने वाली हूँ. मैं चाहती हूँ कि आप अपना नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें और कुछ ऐसे सवालों का जवाब दें जिसको लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों ही कंफ्यूज रहते हैं. बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जो आई एम श्योर आपने भी फेस किया होगा, मैंने तो फेस किया ही है. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है हमें तब जब हमें 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है. हमें ये नहीं समझ में आता कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें और किस बेसिस पे सब्जेक्ट चूज करें. जी, बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है ये किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का. मैं कहता हूँ हमेशा दो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं. पहला 10th के बाद में सब्जेक्ट सिलेक्शन और उसके बाद में उसका कॉलेज और आगे के उसके करियर के लिए जो सिलेक्शंस होते हैं वो. सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्लास 10th में आप सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हैं तो दो चीजें महत्वपूर्ण हैं. पहला आपका पास्ट रिकॉर्ड. आपने अभी तक पढ़ाई कैसी की है? क्या आप एक अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं? क्या आपका साइंस के सब्जेक्ट्स पे कमांड है? क्या आप कॉमर्स की फील्ड की ओर इंटरेस्टेड हैं? क्या आपका अभी तक आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के, क्या वो आप उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं? या आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की ओर आपकी लाइकिंग्स बहुत ज्यादा है, आप उनको अभी तक पढ़ने में आप बहुत प्रोफिशिएंट रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं. अगर आप उन सब्जेक्ट्स में आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस, तो डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर स्ट्रीम में उन सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं. पहले पास्ट रिकॉर्ड जो कई बार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, जिसके विषय में मैंने आपको अभी बताया. दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है हमारा फ्यूचर. हमारा ड्रीम क्या है, हमारे गोल क्या है. अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, अगर मैं DRDO में जाना चाहता हूं, अगर मैं ISRO में जाना चाहता हूं, मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एज अ साइंटिस्ट काम करना चाहता हूं, तो मुझे डेफिनेटली फिजिक्स, मैथ्स, साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, मुझे उस स्ट्रीम में जाना होगा. अगर मेरी इच्छा है कि मैं IAS बनूं और उस वक्त मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की ओर कंफर्टेबल नहीं हूं, तो शायद ह्यूमैनिटीज मेरे लिए प्रेफर्ड सब्जेक्ट हो सकता है. लेकिन ये पढ़ते हुए मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि क्या मैं लिटरेचर में अच्छा हूं. मैं अगर मास मीडिया कम्युनिकेशन, मीडिया की ओर, जर्नलिज्म की ओर जाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली आर्ट्स एक बेहतर चॉइस हो सकता है, ह्यूमैनिटीज एक बेहतर चॉइस हो सकता है. राइट. मेरा सपना है अगर कि मैं कंपनी सेक्रेटरी बनूं, अगर मैं CA की फील्ड में जाऊं, अगर मैं बैंकिंग की फील्ड में जाना चाहता हूं, मैं मे बी एज एन एक्चुअरियन काम करना चाहता हूं, तो डेफिनेटली ये बहुत जरूरी होगा कि मैं अपने आप को कॉमर्स की फील्ड की ओर लेके जाऊं. ये एक बात थी जो पास्ट और फ्यूचर से जुड़ी हुई थी. एक और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो है आपके बोर्ड का चुनाव. आप जिस भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड में हैं और आप अपना बोर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आप पहले से तैयार रहिए कि आप एक कठिन बोर्ड की ओर जा रहे हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE या कोई और बोर्ड हो. तो आपकी टफर बोर्ड की ओर मत जाइए, और अगर आप जा रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन को बहुत समझदारी से कीजिए. ऐसा ना हो कि सब्जेक्ट तो आपने अपने सपनों का चुन लिया, लेकिन आप उसे पास करने में ही शायद स्ट्रगल कर रहे हो. राइट. आई कंप्लीटली अग्री विथ यू. 12th के बाद कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन मैंने देखा है कि मैथ्स और बायो के स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं सब्जेक्ट को लेकर. तो आप क्या ऑप्शंस बताना चाहेंगे उनके लिए? क्या है, वो क्या कर सकते हैं जो मैथ्स और बायो लेते हैं? बिल्कुल. मैं थोड़ा सा कॉमर्स के बारे में भी जरूर बताना चाहूंगा. अधिकतर बीकॉम करने वाले स्टूडेंट्स ये नहीं जानते हैं कि वो बीकॉम के अलावा भी काफी कुछ कर सकते हैं. जैसे कॉमर्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे इकोनॉमिक्स की ओर भी जाते हैं, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ के,
BBE के कोर्सेज होते हैं वो उस ओर जा सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो एक्चुअली साइंस के पेपर्स को कर सकते हैं अगर उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा रुझान है और वो उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो 15 पेपर्स का एक कोर्स होता है एक्चुरियन साइंस का, जिसमें से 4 से 5 आप निकाल के एज एन एक्चुरियन काम करने लगते हैं किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम सेटलमेंट। क्या बोला? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने ये क्या वर्ड यूज किया? मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप फिर से बोलेंगे? किस तरह से काम कर सकते हैं, क्या वर्ड था ये? त्रिलेखा जी, एक्चुरियन एक पोस्ट होती है जो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक के क्लेम सेटलमेंट्स का काम देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है ये। बहुत ज्यादा वो लोग जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, अधिकतर उन लोगों का रुझान इस ओर होता है और उनके 15 पेपर्स हमें एक एक करके निकालने होते हैं और उस साइड भी वो आगे जा सकते हैं। ये BBA भी कर सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स और आप धीरे धीरे अपने आप को इकोनॉमिक्स की फील्ड में आगे लेके जा सकते हैं। आजकल BCom में बहुत अच्छी बात है कि कई सारे कॉम्बिनेशन आ गए हैं। आप कंप्यूटर साइंस, IT, टैक्सेशन, ऑनर्स जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप है। अब आपके मुख्य सवाल की ओर आता हूँ, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, बायोलॉजी के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप उसको सबसे पहला, अगर लड़का है तो उसके हाथ में क्रिकेट बैट होता है और सपना यही होता है कि ये विराट कोहली बनेगा या महेंद्र सिंह धोनी बनेगा। वैसे जब बायोलॉजी कोई स्टूडेंट चुनता है तो उनके माता पिता का एक ही सपना होता है कि वो डॉक्टर बने। अगर भी डॉक्टर बन जाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं तो क्या? और ऐसे समय पे माता पिता भी हताश होते हैं और बच्चों को भी कई बार थोड़ा सा निराशा का बोध होता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ आज, अगर आप डॉक्टर MBBS करके नहीं बनते तो आप BAMS करके भी डॉक्टर बन सकते हैं। आप BDS करके डेंटल सर्जन बन सकते हैं, जो एक अपने आप में एक बहुत अच्छी फील्ड है। आप ऑप्थेल्मोलॉजी की ओर बढ़ सकते हैं, आप वेटरनरी साइंस की ओर जा सकते हैं और इन सब के साथ में अगर आपको नर्सिंग की ओर आपकी इच्छा है तो आप बैचलर ऑफ नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप फिजियोथेरेपी की दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। और एक कोर्स जो मैं आज के दिन में सबसे अच्छा कोर्स मानता हूँ वह है फार्मेसी का, बैचलर ऑफ फार्मेसी। जैसे डॉक्टर भगवान होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमारी जान की रक्षा करते हैं, हमारे प्राण बचाते हैं और उनके सबसे बड़े अस्त्र होते हैं उनकी दवाइयाँ। इन दवाइयों का बनाने का काम एक फार्मासिस्ट करता है, जो आप बैचलर फार्मेसी की स्टडीज में पढ़ते हैं। इन वीवो स्टडीज, इन विट्रो स्टडी, कैसे दवाइयों को रखना चाहिए, कैसे वो किसी भी पेशेंट को जल्दी से जल्दी अच्छा कर सकती है, ये सारी चीज़ों की पढ़ाई आप फार्मेसी के कोर्स के दौरान करते हैं तो बहुत ही अच्छा करियर फार्मेसी भी ऑफर करता है आपको। इसमें डिप्लोमा और बैचलर दोनों होते हैं, आप अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं बायोलॉजी फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और अब बात करते हैं उस मुख्य सवाल की जो एक्चुअली शायद आज इस वीडियो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मैथ्स के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स को मैं एक बहुत आज आप सारे पेरेंट्स से एक विनती करना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो प्लीज उसे बीटेक की ओर लाइए। इस वक्त देश को बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत है। इंजीनियरिंग बहुत सारे फील्ड्स में हो सकती है। कई बार बच्चे एक गलती करते हैं कि वो ITI के डिप्लोमा की ओर जाते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती कि शायद उनके शहर का वो कॉलेज जिसे वो सबसे बड़ा मानते हैं, उनके क्षेत्र में जो भी होता है, उसके में भी पढ़ने के लिए सरकार उन्हें ऐसी छात्रवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप देती है कि जहाँ पे वो आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ITI डिप्लोमा एक ऑप्शन है, लेकिन शायद अब उससे बेहतर ऑप्शन उपलब्ध है। पढ़ाई बहुत बेहतर होती जा रही है हर दिन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बीटेक की ओर आइए और वहां पे बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं जिनको चुन के आप अपने पसंद की स्ट्रीम को चुन के एक बहुत शानदार करियर बना सकते हैं। BSc लोग कर सकते हैं, बट BSc आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देती है। अगर मैं टेक्निकल डिग्री की बात करूं, एक ऐसी डिग्री जो आपको आगे के भविष्य के लिए तैयार करती है, वो बीटेक की डिग्री है। तो सर्टेनली आपको बीटेक मैथ्स के स्टूडेंट्स को चुनना ही चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने बीटेक के बारे में बात की, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि बीटेक के लिए मेन स्ट्रीम, मेन सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, क्या चूज करें, कैसे चूज करें? जरूर त्रिलेखा जी। देखिए, बीटेक में कुछ कोर ब्रांचेस होती हैं। जब आप बीटेक में जाते हैं उसमें से सबसे पहली ब्रांच आती है सिविल। अगर आप किसी तरीके के बिल्डिंग्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं, अगर आपका ध्यान आर्किटेक्ट की ओर जाता है, अगर आपका ध्यान बड़े डैम्स, ब्रिजेस को बनाने में जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन की ओर आपका ध्यान जाता है, तो सिविल आपके लिए बहुत अच्छी ब्रांच हो सकती है, जो कोर ब्रांच है।
Okay. मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सिविल में इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो अगर आपका सपना मे बी फ्यूचर में डिफेंस सेक्टर में जाने का है, या आप IAS IPS देना चाहते हैं, या मे बी आप PWD जैसी सरकारी जगह पे जाके जॉब करना चाहते हैं, तो सिविल आपको बहुत अच्छा मौका देता है कि आप इनके माध्यम से सिविल को चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये हुई सिविल ब्रांच की बात। अब आपका प्रेफरेंस सिविल कैसे हो सकता है? अगर आपने बचपन में बहुत खूबसूरत सैंड कैसल्स बनाए हैं, उनको बनाते हुए आपने उसको कई स्टोरी में बनाया और आपने अपने एक साइड से अपना हाथ डाला, दूसरे साइड से आपके फ्रेंड ने हाथ डाला और सक्सेसफुली आप हैंडशेक कर पाए हैं, तो डेफिनेटली सिविल कैन बी अ ब्रांच फॉर यू। ओके, दूसरी कोर ब्रांच है मैकेनिकल। ओके, मैकेनिकल आपको मैकेनिक्स की ओर लेकर आती है। बड़ी बड़ी मशीन्स अगर आपको अट्रैक्ट करती हैं, अगर आपको टर्बाइंस अट्रैक्ट करते हैं, अगर आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अट्रैक्ट करती है, अगर आप मशीनरी के अंदर जाके उसकी ओर काम करना पसंद करते हैं, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच फॉर यू। अगर आपने बचपन में अपनी टॉय गन को तोड़ के उसको ये जानना चाहा है टेक्नोलॉजी क्या है उसकी और साउंड कहाँ से आता है, देन डेफिनेटली मैकेनिकल इज द ब्रांच फॉर गर्ल्स। अगर आपने अपनी स्लीपिंग डॉल की आई को पकड़कर ये देखना चाहा है कि इसकी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं जब ये लेटती है, और उस चक्कर में आपने शायद उसकी आंख को तोड़ भी दिया है और अपने पेरेंट्स से डांट भी खाई है, देन मैकेनिकल इज द ब्रांच फॉर द गर्ल्स आल्सो। कुछ बातें जरूरी है मैकेनिकल को चुनते वक्त कि इस ब्रांच के सिलेक्शन के दौरान आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप बड़ी बड़ी लेथ मशीन में काम करना पड़ सकता है, आप टीन के शेड में काम करना पड़ सकता है। तो सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांच आपको फिजिकली स्ट्रांग होने पर ही चुननी चाहिए। मैकेनिकल अभी जब से मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चालू किया तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, चाहे वो फोक्सवैगन के हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम रॉयल एनफील्ड्स के प्लांट्स की बात करें, सब बड़ी बड़ी कंपनियां आके अब इंडिया में आ रही हैं और इसके कारण में मैकेनिकल का स्कोप काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको तीसरी ब्रांच की ओर लेके चलता हूँ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है। अगर आप देखते हैं कि आजकल जितनी बड़ी कारें आ रही हैं, जितनी सक्सेसफुल कार्स आ रहे हैं, आप उनमें अलग अलग तरीके के चिप लगे हुए होते हैं। आप उसकी गाड़ी की चाबी को अपनी जेब में रख के जाते हैं, उसका गेट अपने आप खुल जाता है। आप अंधेरे में जाते हैं, उसकी लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती हैं। आप रेन में जाते हैं और उसके रेन सेंसिंग वाइपर अचानक से काम करने लगते हैं। तो ये चिप के साथ में इसको डेवलप करने का काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स पास इंजीनियर। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आप अप्लायंसेस देखते हैं, जितने भी एपरेटस आप देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बेस पे काम कर रहे होते हैं, उसमें सर्किट डायग्राम किस तरीके से होगा, एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होगा, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगी, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, कहाँ पे हमें कैपेसिटर की जरूरत है, ये सब कुछ इसी पास इंजीनियर करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको मैकेनिकल और सिविल की तुलना में बहुत आराम होता है। ये एक AC रूम में बैठ के अपना काम कर सकते हैं। तो अधिकतर इसलिए EC एक ऐसी ब्रांच हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसमें गर्ल्स का डोमिनेंस होता है। TCS, इन्फोसिस, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, एमडॉक्स, जेंसार, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ये EC पास इंजीनियर को लेती हैं। अगर आप BSNL में जाना चाहते हैं, एज अ JTO काम करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो आप चुन सकते हैं। देन आती हैं दो ऐसी ब्रांच जिनने इस दुनिया को बदला। एक है कंप्यूटर साइंस। हम देखते थे कि जब मैंने पढ़ाई की थी तो मेरे स्कूल में जिस वक्त में कंप्यूटर आया था तो लगभग 50 मीटर का एक कारपेट डाला गया था, रेड कारपेट था, और जैसे ICU के बाहर से हमें दिखाए जाते हैं कंप्यूटर, वहां से एक लकड़ी के दरवाजे में कांच लगा हुआ था। बड़े स्टूडियस स्टूडेंट्स को उस क्लास के अंदर जाने मिला था, उस लैब के अंदर में, और वहां पर 4-5 AC लगे होते जिससे खून जम जाएगा ऐसा महसूस हो रहा था। ये वो समय था। आज हमारे बच्चे शुरू से टैबलेट्स देखते हैं, आज हमारे बच्चे शुरू से लैपटॉप्स देखते हैं, आज स्मार्टफोन्स में हम इस वीडियो को देख रहे हैं, लॉट टू लर्न को हम प्रिस्क्राइब, सब्सक्राइब और लगातार देखते हैं हम शायद आज अपने स्मार्टफोन के दौरान। ये सारे जितने बदलाव हैं ये कंप्यूटर साइंस के हैं। तो आज अगर आपका सपना है कि आप विदेशों में जाके नौकरी करना चाहते हैं, अगर आप कोडिंग की ओर में जाना चाहते हैं, अगर आप हैकिंग की ओर जाना चाहते हैं, देन कंप्यूटर साइंस और IT वो फील्ड है जिससे दुनिया को बदलने में बहुत मदद की है। कंप्यूटर साइंस एंड IT ये दोनों बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं जो आपको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका देती हैं। दैट्स अबाउट द मेन स्ट्रीम्स ऑफ इंजीनियरिंग जो मुख्य जिनमें बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो जब आपने मुझे और मेरे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी दी है, तो अब मैं चाहूंगी कि आप हमें ये भी बताएं कि कॉलेज चूज करते समय स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खुद आप एक बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छी तरह हमें बता पाएंगे।
सबसे पहली बात त्रिलेखा जी, अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि जैसे ही एडमिशन सीजन चालू होता है तो आसपास के न्यूज़पेपर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए हाइप क्रिएट करने लगते हैं। अपने हिसाब से उसमें हाइप क्रिएट की जाती है कि सीएस ब्रांच में एडमिशंस की ओर बहुत बच्चों का इंटरेस्ट है, आईटी की ओर इंटरेस्ट है। आप बिल्कुल भी इन हाइप में ना जाएं। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने भविष्य की तैयारी भविष्य को देखकर करें, आज को देखकर ना करें। एक ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिस भी कॉलेज की ओर अट्रैक्टेड हैं, आप उस शहर के अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए जो आप नॉर्मल कम्युनिकेशन में अपने किसी सीनियर से, अपने किसी अच्छे फैकल्टी से, अपने आसपास में रहने वाले किसी अपने साथी से जिनकी बातों पे आप विश्वास कर सकते हो, उनसे पूछकर ऐसी एक लिस्ट जरूर तैयार करें। आप जरूर देखें कि इस कॉलेज को कितने साल हो गए हैं, क्या इसका एज स्पैन है जो इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले हैं, नंबर ऑफ बैचेस निकाले हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा समय किसी कॉलेज ने देखा होगा उतने ज्यादा कैंपसेस उस कॉलेज में आए होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी एज कितनी है वो ये देखा जाए। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहा हूं तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी वर्ड त्रिलेखा जी। लोग अधिकतर बाहर से दिखने वाली बिल्डिंग्स को इंफ्रास्ट्रक्चर मान लेते हैं, जो बाहर से दिखने वाली खूबसूरत दुकानें होती हैं उसमें शिक्षा बिकने हुई पा लेते हैं। और वो मोस्टली, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हाँ, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनका जो चूज करने का क्राइटेरिया है वो आजकल सिर्फ यही हो गया है कि कैंपस में क्या है, ये सारी चीजें जितने भी दिखावे की चीजें हैं वो उन पे जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हैं जिस पे मैं आपके व्यूअर्स को लेके जाना चाहता था। त्रिलेखा जी, मैं जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ये बाहर से दिखने वाली बिल्डिंग नहीं है। जब आप किसी टेक्निकल कोर्स के लिए जाते हैं तो आपको ये देखना जरूरी होता है कि वहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं, क्या वहाँ पे व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, प्रोजेक्टर्स प्रॉपरली लगे हुए हैं, क्या वहाँ पे पढ़ाई टेक्निकल तरीके से हो रही है, वहाँ के लैब्स कैसे जहाँ पे रह के आप पढ़ाई करेंगे। क्योंकि नॉर्मली मैंने जो फिनोमेना देखा है मध्य प्रदेश के बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं बाहर से, ग्लास से कवर्ड, बहुत सुंदर अच्छे, लेकिन उनके लैब्स में कोई एपरेटस नहीं होता। उनके लैब्स में जिन चीजों पे उन्हें प्रैक्टिकल करके जो अपने ज्ञान को पाना है उसके लिए कोई बैकअप नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लैब्स को विजिट करें, हम जरूर देखें कि किस तरीके के नंबर ऑफ फैकल्टीज हमें देखने चाहिए। जैसे मैं जिस कॉलेज को बिलोंग करता हूँ वहाँ 400 ऑड फैकल्टीज है। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि वहाँ लाइब्रेरी कैसी है। लाइब्रेरी में होने वाली बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। केवल खूबसूरती मत देखिए, नंबर ऑफ बुक्स पता कीजिए कि क्या आपको वहाँ कितनी बुक्स मिलती हैं, क्योंकि ये किताबें इतनी महंगी है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए किसी भी रूप में आर्थिक रूप से आपको बोझ नहीं देना है। ये बुक्स आपको कॉलेज से मिल सकती हैं, तो क्या आपको बुक्स मिलती हैं, क्या आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स मिलते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाएंगे तो आज से बहुत सारे जर्नल्स आते हैं जिनके सब्सक्रिप्शन बहुत महंगे होते हैं और अधिकतर कॉलेजेस में वो अवेलेबल नहीं होते। जरूर चेक कीजिए कि बोरिंगर जैसा कोई जर्नल क्या वहां पर है, क्या आप स्टूडेंट्स के लिए उसकी लाइब्रेरी में ये अवेलेबल है, क्या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, क्या गेट की प्रिपरेशन करने के लिए, क्या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स वहां पे अवेलेबल है। कोई आईएएस पीएससी की तैयारी करना चाहता है तो क्या वो बुक्स वहां पे अवेलेबल है, ये जरूर चेक कीजिए और इस तरीके से अपने कॉलेज के सिलेक्शन को देखिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें और, एक कि आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। क्या वहां पे एनसीसी की सुविधा है? अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं तो क्या आपको एनसीसी सर्टिफिकेट वहां पे मिलता है? दूसरा, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है? क्योंकि अधिकतर बच्चा बुक वर्म बन के रह जाता है, तो क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं? ये आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी कॉलेज का, उसका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, और सबसे ज्यादा विवादित भी होता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में त्रिलेखा जी कितने बच्चों को किन किन कंपनियों में सिलेक्ट किया गया ये जाके आपको जरूर पता करना चाहिए। नंबर ऑफ कैंपसेस कितने आए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इन कंपनीज में सिलेक्ट हुए, ये जानना बहुत जरूरी है। हाईएस्ट पैकेज क्या रहा, लोएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज पैकेज आप क्या दे रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके जो सिलेक्ट हुए, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल इनको अलग अलग कैंपसेस की तैयारी करवाता है?
क्या इनको टेक्नोलॉजिकली तैयार करता है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम्स हो तो उनको वो बेहतर तरीके से तैयार करा पाए? क्या इनके ट्रेनिंग टाई-अप्स हैं किन्हीं बड़ी कंपनी से, जैसे पेटीएम के साथ में हमारे कॉलेज के टाई-अप्स हैं, एमओयूज हैं अलग अलग बड़ी कंपनी से? तो ऐसा अधिकतर अच्छे कॉलेजेस करते हैं जहां मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ में हमें आगे आने वाला सपना जो हमारा है पूरा करने की ताकत ये कॉलेज हमें देता है या नहीं। तो मेरा बहुत दिल से रिक्वेस्ट है आपके व्यूअर्स से आज कि जब कभी भी कॉलेज का सिलेक्शन करें, बाहर की बिल्डिंग देख के ना करें, उस कॉलेज को जरूर जाके विजिट करें, वहां के फैकल्टी से जाके मिलिए और बात करिए, वहां के स्टूडेंट से जाइए और मिलिए, वहां के ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर से जाइए और मिलिए और देखिए कि क्या आप अपना जो सपना देख रहे हैं किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का, उसको पूरा करने की ताकत ये कॉलेज वाकई देता भी है या नहीं। तो क्योंकि मैंने आपको पर्सनली एंकरिंग करते हुए देखा है, मैं आपकी अमेजिंग एंकरिंग स्किल्स के बारे में जानती हूँ, आप सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं वो भी मैं जानती हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपना सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया था, आपने अपना करियर कैसे आगे बढ़ाया, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? एक ऐसा सवाल आपने पूछ लिया जहाँ जाके मैं फंसता हूँ। बहुत सही सवाल है एक्चुअली। त्रिलेखा जी, जब मैंने पढ़ाई की थी तो उस वक्त का कोई गाइडेंस नहीं होता था। मैं आपको अपनी कुछ उन गलतियों को बताना चाहता हूँ शायद जिनको मैं अपने स्टूडेंट्स को, आज जो ये व्यूअर्स हैं जो ये देखेंगे, अगर वो उन गलतियों को आज शायद सुन लेंगे तो हो सकता है वो गलती से बचें। इस भाव के साथ में मैं आपको बताता हूँ। क्लास 10th के बाद में मैंने बायोलॉजी चुना था और सिर्फ एक रीज़न था कि मैं मैथ्स से बहुत डरता था। मुझे मैथ्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और उस वक्त में केवल 2 ही स्ट्रीम माने जाते थे कि या तो मैथ्स अच्छा होता है या बायो। उस वक्त में कॉमर्स को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। एक लोगों के मन में एक गलत फहमी थी जो अब पूरे तरीके से टूट चुकी है। तो मैंने बायोलॉजी चुना। परिवार में सब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी डॉक्टर बनने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो मैंने बीएससी किया और बीएससी करते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा, जियोलॉजी, जिसकी ओर मेरा बड़ा इंटरेस्ट आया। तो मैंने अपना एमएससी जियोलॉजी से किया। जिंदगी में जो गोल्स थे मेरे वो मैंने पूरे नहीं किए हैं। इंडियन आर्मी में जाने का सपना था, कुछ कुछ मार्क्स से मैं छूटता गया और लाइफ के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना था। तो फिर मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ और इस प्रोफेशनल करियर में बहुत मेहनत की, बहुत ग्रोथ की। 11 साल मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों के साथ में काम किया। लेकिन मेरा पैशन कहीं ना कहीं टीचिंग की ओर में था, एकेडमिक्स की ओर में। मेरा मन बार बार मुझे कहता था कि मैं ज़िंदगी में लोगों की, शायद अगर मैं एक भी इंसान की ज़िंदगी को बदलने में मदद कर सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और वो धीरे धीरे खींच के मुझे वापस टीचिंग की ओर में लाया। और इन सब के दौरान में कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ। तो लॉ टू लर्न के दर्शकों, आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, बुक वर्म मत बनिए। बुक का नॉलेज आपको होना चाहिए, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक चीज और मैं आज बोलना चाहता हूँ त्रिलेखा जी कि आपको इंग्लिश का नॉलेज बहुत जरूरी है। हम जिन कंपनीज में काम करने का सपना देख रहे हैं, हम यूएस जाने का सपना देख रहे हैं, हम यूके में जाने का सपना देख रहे हैं, विदाउट इंग्लिश इट इज नेवर पॉसिबल। प्लीज नेवर एवर से दैट कि आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है इसलिए आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में चीजें नहीं हैं तो आज बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पे जाकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं, जैसे लॉ टू लर्न। इसमें त्रिलेखा जी बहुत सारे अच्छे टिप्स देते हैं। अगर हम सीखना चाहते हैं कि हम एडवर्सिटी में कैसे बढ़ सकते हैं तो प्लीज जाके एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी की लाइफस्टाइल पढ़िए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया और किस तरीके से आज वो इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं हम सब के लिए। तो प्लीज अपने एक्सक्यूजेस को छोड़िए और जितना ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल आए उसको फेस कीजिए। लाइफ को बहुत हंसी खुशी आगे बढ़िए। एग्जैक्टली वो हमें स्ट्रांग बनाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज कि अपने कम्युनिकेशन, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने बात करने के तरीके, अच्छे शब्दों का चयन, आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या आपकी कोई प्रादेशिक भाषा, अच्छे शब्दों का चयन आपके हाथों में होता है। स श की गलती करना, श को स बोलना, स को श बोलना बहुत बुरा लगता है जब हम इंटरव्यू में जाते हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा रखिए। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी कंपनी में बड़े पद पे काम करने वाले सीईओ होंगे तो उसका ड्रेसिंग क्या होना चाहिए, उस तरीके के ड्रेसिंग को अपनाने की कोशिश कीजिए। जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल ड्रेसिंग को अपने फाइनल सेमेस्टर की ओर आते आते धीरे धीरे छोड़ दीजिए।
एनसीसी जरूर लीजिए, ये आपको हार्ड वर्क के लिए तैयार करता है, आपके अंदर में अनुशासन डालता है। स्पोर्ट्स में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, ये आपको बहुत हार्ड वर्क के लिए तैयार करता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, ड्रामेटिक्स में जाइए, लोगों को फेस करने का ताकत आपको देता है। आज हमें सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो टेक्निकली तो स्ट्रांग हो ही बेसिकली, लेकिन वो किसी भी कंडीशन को फेस करने के लिए तैयार हो, किसी भी जगह पे उनको खड़ा कर दें तो वो हमारे ब्रांड को एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें। और इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे सॉफ्ट ट्रेनिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारी साइकोलॉजी, हमारा फिजिकल अपीयरेंस जिस तरीके का होगा, ये सब कुछ मायने रखता है। तो जरूर ध्यान रखिए। जैसा कि मेरे वीडियोस देखते होंगे, मैं ज्यादातर इन बिल्कुल। चीजों पर बात करती हूँ, मैंने काफी सारे वीडियोस भी डाले हैं, और जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं और सर को पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के वीडियोस और बनाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सर, जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट मैसेज जरूर चाहूंगी स्टूडेंट्स के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? लॉट टू लर्न जैसे अच्छे चैनल्स के साथ में जुड़िए, अपनी स्किल्स को अच्छा कीजिए, अपने आप को साइकोलॉजिकली तैयार कीजिए। ये मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज मैं आपके चैनल में इस इंटरव्यू में हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वाकई आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके से चीज़ों को सीख सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड त्रिलेखा जी। आई होप मैंने आपके सवालों के जवाब दिए होंगे। बिल्कुल, लेकिन मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं और मैं बहुत जल्द और भी वीडियोस बनाऊंगी जहां आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो आप प्लीज थोड़ा सा टाइम मेरे लिए फ्यूचर में भी निकालिएगा, ठीक है? जरूर जरूर। ओके, जरूर। थैंक यू सो मच राहुल सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आप सबको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। मैं पूरी कोशिश करूँगी किसी ऐसे व्यक्ति को लाने की जो अपने इस फील्ड में बहुत ही मशहूर हो और एक्सपीरियंस हो, ताकि आपको सही तरीके का गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।